लाहू से बात करते हैं। हेलो हेलो। गालिब भी कैसी हैं? ठीक हैं। ठीक ठाक है भाई, आप कैसे? हाँ जी, ठीक। गालिब भाई, मुल्क पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जैसे देख रहे हैं आप, आपका क्या ख्याल है अगले 10 साल में क्या होगा पाकिस्तान? यार पाकिस्तान असल में डू और डाई पॉइंट पे खड़ा है। अगर यहां से ना रिकवर किया तो टूट जाएगा, अगर रिकवर कर गया तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे चलता रहना अब मुश्किल है असल में। रियल अच्छा, रिकवरी करनी पड़ेगी। हाँ, तो ठीक है। आप इसमें क्या सोल्यूशन है? इकोनॉमी कैसे पाकिस्तान की सरवाइव करे, मतलब खुद इकोनॉमी अपने काम। पाकिस्तान की वैसे ही सरवाइव करेगी कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का पोटेंशियल नहीं, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का बहुत पोटेंशियल है। मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसीज पिछले तकरीबन 20-22-25 साल से ऐसी रही हैं कि ये लोग नहीं सही तरह एक्सपोर्ट कर रहे। दूसरी बात है कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। ठीक है, तो अच्छा एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी के रास्ते में जब ये रुकावट है तो फिर क्या होता है? फिर वही प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं जो अभी मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, गालिब भाई ये अगर जैसे आप कहते हैं पाकिस्तान में अगर ये मॉब लिंचिंग वगैरह और मजहब के नाम पे जो उनसे ये सारी गलत काम होते हैं, अगर ये खत्म हो जाए, इन पर सख्ती हो जाए काफी ज्यादा, और जो माइनॉरिटीज हैं उनको राइट्स मिल जाएं। अब जो सबसे ज्यादा एक हाईलाइटेड मैं समझता हूँ ना, कि जो जुल्म हुआ था ना, आज से कोई काफी साल पहले, कि एक हमारा नोबल नोबल laureate था, अहमदी था, कम्युनिटी से ताल्लुक था, फिजिसिस्ट बड़े फेमस हैं, नाम मेरा अभी शायद आ नहीं प्रोफेसर रहा। सलाम यार, अब्दुल सलाम साहब, सारों को पता है। तो जो उनके साथ उन्होंने किया, एंड पे वो भी बेचारे मुल्क छोड़ के चले गए और उनकी डेथ वहीं पे हुई बाहर। तो अगर पाकिस्तान में अगर ये चीज पे फोकस किया जाए, माइनॉरिटीज को भी साथ लेके चला जाए, और एक मतलब जैसे आप कहते हैं सेकुलर स्टेट बना दी जाए, तो इससे में क्या आपको लगता है कि इकोनॉमी पे कोई अच्छा इफेक्ट आएगा? डेफिनेटली आएगा। पाकिस्तान में टूरिज्म का बहुत सारा ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर ये इस्लामियत इतनी ज़्यादा ना बड़ी हो तो पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आएंगे पर मंथ। ये बिल्कुल ठीक मिलियंस बात। पर मंथ आ सकते हैं। और मिलियन टूरिस्ट अगर पर मंथ आपके पास आए ना तो आपको कम से कम 100 मिलियन 200 मिलियन तो देके ही जाएगा। ऐसे ही है। बल्कि ये भी बहुत कम है, आपको बहुत ज्यादा पैसे देके जा सकते हैं। मगर दूसरी जो बात आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम के हवाले से की थी ना, डॉक्टर साहब का एक मसला भी था जो मसला कई बार डिस्कस नहीं होता। डॉक्टर साहब खुद भी अहमदी इस्लाम की तरवीज कर रहे थे अपनी अपने नोबेल इनाम के चक्कर में। अगर वो ट्रूली सेकुलर रहते ना वो, और वो कहते कि मेरा काम सिर्फ टीचिंग है, मैं कोई मजहब पे कमेंट्री नहीं करूंगा, तो वहां भी मसला ना होता। तो डॉक्टर साहब की भी गड़बड़ थी। उनकी साइंसी हिकमत अमली जो है वो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, उससे कोई इनकार नहीं। मगर डॉक्टर हम्म। साहब भी जमात अहमदिया के की काफी ज्यादा वो कर रहे थे। ठीक है, तो अच्छा। वो वो एज ए सेकुलर पाकिस्तानी के बजाय वो एज ए अहमदी पाकिस्तानी अपने आप को कहलवाना पसंद करते थे, जो कि गलत बात थी असल में। हाँ, ये भी ठीक है, आपका पॉइंट है। तो तो ये मतलब कि वो ये जो चीज थी, इस वजह से वो ट्रू साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के केस में नहीं कर सके। ठीक है, वो अपने और लेक्चर्स के आज भी अंदर भी आयात कोट किया हाँ, करते थे। तो वो भी इस्लामी तड़का फुल लगाते थे। तो वो बात भी अच्छा, गलत थी असल में। तो गालिब आर्गुमेंट वो भी फिर एक्सट्रीमिस्ट थे? एक्सट्रीमिस्ट आप नहीं कह सकते, मगर मेरे ख्याल में साइंसदान होते हुए भी जब वो मुल्लायत का, चाहे वो अहमदी मुल्लायत ही क्यों ना हो, जब उसका प्रचार कर रहे थे तो फिर उनको मजहब के नाम पे टारगेट करना बहुत आसान था। ठीक है, हाँ, ये तो बात ठीक तो ये गलती उनकी भी थी असल में। ये ठीक है। है, हाँ, आज बहुत से लोग उनकी बात बड़ी, मैं खुद उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मगर एज ए साइंटिस्ट अगर वो ये काम ना करते तो चीजें बेहतर होती। ठीक है, पाकिस्तान में इनको वो उठा नहीं था उनको, हाँ, मैं इस तो पे एक वो बात एक कहूँ आपको। साइंस की पौध ला सकते थे नहीं। जी जी। वो इस पे ना एक वो है, उसका नाम है मुजाहिद कामरान, वाइस चांसलर था पंजाब यूनिवर्सिटी का। उसने डॉक्टर अब्दुल सलाम की जिंदगी पे एक किताब लिखी हुई है, उसका नाम है द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ अब्दुल सलाम। और उसमें हम्म उसने इनका एक खुतबा भी नोट किया है, वो गालिबन ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी में उन्होंने दिया था, या इधर प्रिंसटन के अंदर ना, न्यू जर्सी में, जहाँ पे सलाम साहब लगे हुए थे।
उसमें किसी ने उनसे पूछा था कि आप बिलीवर क्यों हैं आके इतनी गहरे फिजिसिस्ट होने के बाद और सारा कुछ। तो उसमें उन्होंने ये सूरत बकरा की तीसरी आयत कोट कर दी थी, अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं बिल गैब पे, बगैर देखे ईमान लाते हैं। ये चीज़ एक सेल्फ साइंस की स्पिरिट के खिलाफ चली जाती है कि अगर आप बगैर देखे किसी चीज़ पे क्यों ईमान ला रहे हैं, तो वो तो बल्कि सलाम साहब की अपनी कंट्रीब्यूशन ही ये थी, ठीक है, कि उन्होंने पार्टिकल्स डिस्कवर किए थे या फार्मूलाज डिस्कवर किए थे, बगैर देखे तो ईमान नहीं लाए थे। तो दैट गोज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ साइंस। और वो वाकई वो एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन वो कुरान का तड़का लगाने से बाज नहीं आते थे, जो कि खैर अभी हमारे भी आप इसको देख लें, समर मुबारक मंद को देख लें, अब्दुल कदीर खान को देख लें, वो हम सब भी ये काम करते हैं। तो ये बात ठीक है, हाँ, और कोई सही बात कह आप रहे हैं। करेंगे? चूरन बेचने की बात है, जहां से मर्जी बेच लें आप। सही है ठीक है, भाई, नहीं सही चलें बात। फिर। अच्छा गालिब, मैं पूछना चाहता हूँ, दोस्त है, एक सेकंड बाद एक बात करनी है। वो मेरा एक दोस्त है, मैं उसको बता रहा था ना, मैं कहा रसूलुल्लाह की ना काफी वीक है, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के वो उनका कैरेक्टर कंफर्म नहीं होता। तो वो मेरे साथ ना बहस करने लगे, मुझे कहता है कि ना रसूलुल्लाह के खतूत भी मौजूद हैं और इस किस्म की चीजें भी मौजूद हैं। तो इसके हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि जो खतूत मौजूद हैं वो उनकी क्या सीन है? ना 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 ना, बिल्कुल भी कोई इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। जो खतूत मौजूद हैं वो फैब्रिकेशन और फेक हैं, ये तो बात साबित हो चुकी हुई है। वो खतूत उस जमाने के ही नहीं है, आज तक किसी एक भी खत को कार्बन डेट नहीं करने दिया गया। जिस स्क्रिप्ट लिखाई जो है उनके ऊपर, वो भी उस जमाने की नहीं है। और उसके अलावा ना कोई स्याही, ना कोई अपना कागज, ऐसी कोई चीज हमें मिली है जिसको आप डायरेक्टली रसूल के साथ कनेक्ट कर सकें। हमारे पास दुनिया में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसको हम डायरेक्टली रसूल के साथ नथी कर सकें कि ये उसकी है। अच्छा सर, ये वो जो बादशाही मस्जिद में कहते हैं मुँह मुबारक पड़े हुए हैं, वो किसी के फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। मैं फ्रॉड ये भी अपने 5 रुपए की टिकट लेके देखा रखे हुए हैं है। बस। वो किसी घोड़े की दुम है जी। ये हो सकता है किसी और जगह बहादुर शाह जफर के कहीं कोई नहीं नहीं, बाल वो बहुत हों। लंबे हैं, बहुत लंबे बाल हैं। वो किसी औरत के बाल हो सकते हैं, वो मेरे ख्याल है इतना लंबे बाल हैं। ठीक है सर, वो जगह मैंने हाँ। स्पेसिफाई नहीं ना कि आपको बहादुर शाह जफर का भी फिर नहीं पता। तो ऐसा तो वल्लाहु आलम। आप इसे जानबूझ के गलत साइड पे लेके जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो इतने लंबे बाल हैं। ठीक वो है, वो ढूंढ किसी के लेना सर के ही चाहिए होंगे ना। या किसी आपने घोड़े की तो दुम होगी। आपने तो वो जो आयशा वाली हदीस पूरी कर दी कि उन्होंने कभी नहीं देखा था। हाँ हाँ, वो उन्हीं बालों का नतीजा होगा, फिर नहीं देखा था। तौबा तौबा। एक तो आप जो है ना, बस आप गुस्ताखियां करने से बाज नहीं आते और मुझसे भी गुस्ताखियां कराते हैं आप। नहीं, गलत बात है बिल्कुल। मैं तौबा ये करता हूँ गलत जी। बात है। मैं वो तौबा करता हूँ, ला इलाहा आप इल्लल्लाह जाएंगे, मुहम्मद रसूल। अब मैं अगर जहन्नम में गया ना, तो आप दोनों का मैंने उधर नाम लिखवाना है कि अगर इन्हों मेरे जिन्ने छित्र मैनू पैने, अगर इन्हों दुआ ना पे तो मैं नहीं मानता। मैं नस जाना जहन्नम। मैं नहीं मानता। तो जहन्नम में इंसाफ कायम करने के लिए एमएचएस और हाजी भाई को बराबर के लितर पड़ेंगे, तो तब मैं मानूंगा। मैं तो कलमा पढ़ लेता हूँ गुस्ताखियां हजूर। कराते हैं आप दोनों मेरे से आके। सर मैं हर स्ट्रीम के बाद कलमा पढ़ लेता हूँ, बात खत्म, ठीक है ना। तो वो तो अच्छा, कहते हैं कि जैसे समंदर की झाग जितने निकली मेरे आपने गुनाह गुनाह में। किए, आप हर स्ट्रीम के बाद 2 हज करें ना, फिर भी काम नहीं होने। मेरे रब की वो रहमत है सर, वो कहता है मैं माफ करने वाला हूँ। जिस तरह की हमारी हरकतें हैं, हम कलमा भी पढ़ लिया ना तो अल्लाह ने कहना ये मजाक कर रहे हैं। हाँ, इन्हें दिलों नहीं पड़े इन्हें। दिलों नहीं पड़े, मनना ही नहीं है। सर इस पे एक बात याद आ गई, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक बंदा जब सच देख लेता है ना, तो फिर दूसरी तरफ जाना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। हमारे माँ बाप जितनी मर्जी दुआएं कर लें। इसके बारे में ना क्रिस्टोफर हिचन से किसी ने पूछा था, एक पादरी ने, कि व्हाट विल इट टेक यू टू बिलीव। और हिचन ने आगे से कहा था, उस टाइम उसका कैंसर डायग्नोज हो चुका था, तो उसने कहा था कि जिस दिन मैं ईमान ले आऊं ना, समझ जाना कि कैंसर दिमाग तक पहुंच चुका है। बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन थी उसकी। तो वो ये है कि वो इट टेक्स अ कैंसर जो दिमाग तक पहुंच जाए ना, अदरवाइज वो सच आप एक दफा देख लेना, आप उसको अनसी नहीं कर सकते। बस ये बात है। क्या करें सर, बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है कि मान अपने आप के साथ आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, मैंने बहुत कोशिश की, जेन्युइनली मुसल्ले पे बैठ के कोशिश की है यार, ठीक है, मतलब जेन्युइनली। और मैं ये पूछना भी चाहता हूँ किसी मजहबी आदमी से, नहीं मेरा दिमाग मान रहा, तो मैं क्या करूँ? अब दीवार में टक्कर मारूं? नहीं झूठ बोल सकता। बस क्या करें सर। अब मैं कैसे तो ये मान लूं कि अल्लाह मियां ने जमीन 6 दिन में बना दी।
बिल्कुल। और वो आलम बरज़ख में मेरे से जब अल्लाह ने वादा लिया था, मैंने उस टाइम नहीं हक बोला, मैं लब्बैक नहीं बोल सका उस टाइम, तब मेरा कसूर थोड़ी है इसमें। मुआवजा करो आप कोई। चलें, ठीक है जी, फिर चलते हैं हम आगे। अल्लाह। अच्छा गालिब भाई, मुझे अगर आपने किसी भी टाइम निकालना हुआ ना, अगर आपको बंदे चाहिए हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं तो आज बहुत ही वेला हूँ, ठीक है, पहली दफा मुझे आज़ादी मिली है, तो प्लीज फील फ्री टू किक मी आउट, क्योंकि मेरे नहीं पास नहीं, आज अभी प्रूव करने कोई को कुछ ऐसी नहीं बात नहीं है, कोई है। ऐसी आज बात आपको नहीं। चलें आगे इतना चलते हैं। फारिग है जी। वैसे डॉक्टर साहब आपका भी कोई हाल नहीं है, जब आज़ादी मिली है तो आप हम जैसे मस्टंडों में आके बैठ गए हैं। सर मुझे ये हाँ। यकीन करें, मेरी सेफ स्पेस है, ये मेरी वेंट आउट करने की जगह है। कल मैं जुमा पढ़ के आया हूँ मस्जिद में, आज मैं अपना हज करने आया हूँ, आज आज आप सबक हज खत्म अच्छा। कर होना रहे है। हैं। हाँ नहीं नहीं, मैंने तो कोई हाथ में कोई चीज पकड़ी होनी थी और मैंने बीच पे बैठे होना था आज़ादी मनाने के लिए। सेकुलर बलोच ने कहा डॉक्टर परवेज हूद भाई इज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल। यार डॉक्टर परवेज हूद भाई की एक खसूसियत है, डॉक्टर साहब कभी मजहब को, सुबाइयत को, ठीक है, यहां पाकिस्तान के और जो बहुत सारे ऐसे मसले हैं ना जिनमें बहुत किस्म का की बायसनेस और तासुब मौजूद होता है, डॉक्टर साहब उनमें से किसी एक के ऊपर भी कभी मुझे दिखाई नहीं दी है कि वो उस एंगल से बोल रहे हो। तो डॉक्टर साहब इसलिए क्या करते हैं, मैं कहता हूं डॉक्टर साहब वाकई एक ट्रू पाकिस्तानी है, जिस तरह एक आम पाकिस्तानी को बोलना चाहिए जो सिर्फ पाकिस्तान का और पाकिस्तान के लोगों का भला चाहता हो। वो कभी किसी मुल्क से दुश्मनी की बात नहीं करेंगे, कोई और इस तरह की बात नहीं करेंगे, हमेशा वो बात करेंगे एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, कंट्री ऐसा होना चाहिए, रियासत का ये फर्ज है, इंसानी हकूक ये है, कानून ये है, बस कोई इस्लाम की बात नहीं है, कोई 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 बीच में किसी भी और चीज की कोई बात नहीं होती। इसलिए डॉक्टर साहब जो है, मैं समझता हूं कि एक बड़े ही जेन्युइन किस्म के बंदे हैं, और ऐसे बहुत कम बंदे हैं पाकिस्तान में, और मैं अगर नाम लेने शुरू करूं तो बहुत ही थोड़े लोग हैं और जो कि इस तरह के हैं, जो कि नहीं सोचते, जिनमें से एक ईदी साहब थे, ठीक है, जिन्होंने जो अल्लाह का नाम भी लेते थे, मगर वो अहमदियों के भी, उन्होंने अगर के अहमदियों का धमाका हो गया कहीं तो उधर भी जाएंगे लाशें उठाएंगे, क्रिश्चियंस का हो गया तो वहां भी जाएंगे उठाएंगे, किसी इमाम बारगाह में कुछ हो गया तो वहां भी जाएंगे, ठीक है, किसी फौजी बैरक में हमला हो गया तो उधर भी ईदी की एम्बुलेंसेस जाएंगी। और ईदी साहब से किसी ने कहा था एक बार कि ईदी साहब शायद आप मुसलमान नहीं हैं या पता नहीं इस तरह की बात, तो ईदी साहब ने कहा था मेरी एम्बुलेंस जो है ना वो आपसे बड़ी मुसलमान है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, वो ये चीजें, और ईदी साहब ने ये भी कहा था कि देयर इज नो रिलीजन ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी। जो बंदा ये बात कह दे ना, वो बस फिर सिर्फ इंसान होता है, ठीक है, वो किसी मजहब को मानता हो या ना मानता हो, वो सिर्फ इंसान होता है। तो बेहतर यही है कि लोग सिर्फ इंसान बन जाएं। अगर अपना मजहब आपने रखना भी आप रखें, इंसानियत आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो बस फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।